नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मौजूद हूँ। यहाँ पे एक प्रेस वार्ता हुई है जिसमें ये कहा गया है कि भुखमरी और गरीबी जो है वो देश के अंदर इतना बढ़ गया है कि भुखमरी अब देश के अंदर चिंता का विषय बन गई। अर्थशास्त्री दीपक सिन्हा मेरे साथ मौजूद हैं। आइए जान लेते हैं कि मैडम जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है इसमें कहा गया है कि जो आपका गरीबी है और भुखमरी है वो देश में एक अहम मुद्दा बनता चला जा रहा है। कैसे देखते हैं इसको? क्योंकि आप एक अर्थशास्त्री हैं तो क्या कहना चाहेंगे? जी, तो जो हम आज यहाँ पे प्रस्तुत किए, वो बहुत सारे अलग-अलग सर्वे और सरकार के आंकड़े भी दिखा रहे हैं कि कोविड से 2-3 साल पहले और उसके बाद कोविड के 2 साल का जो भी अनुभव रहा है, उसके चलते गरीबी बढ़ रहा है देश में। जो सरकार का ऑफ़िशियल गरीबी के आंकड़े होते हैं, वो तो निकल नहीं रहा है। लेकिन अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने स्टडी किया है, अलग सीएमआई ने किया है, जिससे ये दिख रहा है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको बेरोज़गारी के चलते और उनका आय नहीं बढ़ने के चलते उनकी स्थिति बुरी होती जा रही है। जबकि जो पूरा ग्रोथ रेट अगर हम लोग देखें वो बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम वहीं कुछ जैसे अभी अगर आपको पता हो दिल्ली में बीजेपी ने एक अपना बहुत बड़ा रैली किया था। तमाम समर्थक भी आए थे बीजेपी के वहाँ पे। वो भी कई महिलाओं से बात हुई कि जो गरीबी है वो लोग कहते हैं जो समर्थक हैं खाली पार्टी के हैं उसके बाद भी उनका कहना है कि जो देश है हमारा वो बहुत अमीर होता चला जा रहा है। आज देश विश्व में जो दूसरे नंबर का अमीर आदमी है वो एक हिंदुस्तानी है। लेकिन देखा ये जा रहा है कि गरीब जो है वो और गरीब हो रहा है और अमीर जो है वो और अमीर हो रहा है। तो देश को जो प्रेज़ेंट करा जा रहा है, वो इंटरनेशनल स्तर पे किसी और तरह से करा जा रहा है। उसके बारे में क्या कहेंगे? तो समस्या यही है ना, ये दोनों ही आंकड़े सही हैं। ये सही है कि जो डॉलर बिलियनेयर जो हम कहते हैं या विश्व में सबसे अमीर लोग हैं, उसमें भी भारतीय लोग जुड़े जा रहे हैं। और ये भी बात सही है कि कुपोषण के आंकड़े अगर हम लोग देखें, गरीबी के आंकड़े हम लोग देखें, बेरोज़गारी के आंकड़े देखें, वो भी स्थिति खराब होते जा रहा है। तो ये इन दोनों में किस चीज़ को हम आगे रखना चाहते हैं, वो तो हमारी ज़िम्मेदारी है और हम हमारी सरकार की चॉइस है। जब भी कोई अच्छा बात आता है इंडिया का तो हम मान लेते हैं, लेकिन जब कोई भी चीज़ ऐसा है जैसे ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकला, तुरंत सरकार खुद कह देती है कि ये झूठ है और ये कॉन्स्पिरेसी है। मुझे लगता है कि हमें मानना चाहिए कि एक वृद्धि हो रही है लेकिन उसमें असमानता भी बढ़ रही है और वो इसी सरकार में नहीं, इससे पहले वाले सरकार में भी असमानता बढ़ रही थी, वो अब और भी बढ़ रही है। तो इससे कैसे जूझे तभी हम बात कर पाएँगे, पहले हम माने तो कि ये समस्या है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जैसे आपने कहा अभी कि पहले भी ये समस्याएँ थीं, अब ये समस्याएँ और बढ़ गई हैं। लोग ये भी कहते हैं कि क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए भी ये समस्याएँ अब बढ़ रही हैं। कई लोग जो है वो जनसंख्या नियंत्रण कानून की माँग भी करते हैं इसको लेके। कैसे देखते हैं? इसको भी मैं ऐसे नहीं मानूँगी कि ये सही एनालिसिस नहीं होगी क्योंकि जनसंख्या को हम कैसे समझेंगे? जनसंख्या को हम जनसंख्या के वृद्धि दर से हम समझेंगे, ग्रोथ रेट से। वो अगर हम देखते हैं तो वो तो घटते जा रहा है। अभी जो रिसेंट डेटा निकली है, उसके हिसाब से हम जिसको रिप्लेसमेंट रेट कहते हैं, वो पहुँच चुका है भारत। मतलब अगर 2 लोग हैं मोटा-मोटी, उनके 2 बच्चे हो रहे हैं, तो जनसंख्या पूरी नहीं बढ़ेगी, जितने हैं उस उनके उतने बच्चे होंगे। तो अगले 20-30 साल थोड़ा बढ़ेगा क्योंकि अभी युवा जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन आगे जाते वो अपने से स्टेबलाइज़ हो रहा है। तो ये बात सही है कि देश काफ़ी बड़ा है, बहुत लोग हैं, तो हमारी चुनौतियाँ कुछ अलग हैं। लेकिन जनसंख्या बढ़ते जा रही है और वो कानून लाना है, वो अभी के समय में वो गलत समझ। अर्थशास्त्री होने के नाते क्या सजेशन दे सकते हैं जनता ताकि समझ पाए और सरकार को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर मैं सिंपली बोलूँ, ऐसे जो स्थिति जब होती है अर्थव्यवस्था की करंटली जो हम देख रहे हैं कि जहाँ पे बेरोज़गारी है, उसमें एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है कि लोगों के हाथ में खरीदने का क्षमता कम है, जिसके चलते आपका इन्वेस्टमेंट भी उतना नहीं हो रहा है। अगर लोगों का खरीदने का क्षमता कम है, तो जो पूँजीवादी होते हैं, वो भी एक हद के बाद नया चीज़ तो नहीं बनाएँगे, किसको बेचेंगे? तो सरकार की सबसे बड़ी प्रायोरिटी अब होनी चाहिए कि लोगों के हाथ में पैसे कैसे डालें ताकि वो खर्च करें जिसके चलते ये अर्थव्यवस्था फिर से रिवाइव हो। और वो करने के लिए 2-3 चीज़ें हैं जो हम जानते हैं कि बहुत अच्छे से काम करते हैं, जैसे नरेगा। जब 2008 में भी ग्लोबली रिसेशन हुआ था, तब भी बहुत लोगों ने ये देखा कि नरेगा जैसे स्कीम्स में लोगों के हाथ में पैसा जाता है, तो लोग चीज़ें खरीदते हैं, उससे इकोनॉमी रिवाइव होता है। तो नरेगा में हम और कैसे काम दे पाएँ? नरेगा का वेतन हम लोग बढ़ा सकते हैं। राशन को भी हम एक हिसाब से इनकम ट्रांसफर सोच सकते हैं क्योंकि हम लोग अगर अनाज दे रहे हैं, तो जो पैसे लोग अनाज पे खर्च करते हैं, अब वो दूसरे चीज़ों पे खर्च करेंगे।
तो पूरे इकोनॉमी को रिवाइव करने की ज़रूरत है और ऐसे परिस्थिति में सरकार की बहुत बड़ी रोल रहती है कि सरकार अगर खर्च करेगी, उस खर्च से लोग खर्च करने लगेंगे जिससे इकोनॉमी रिवाइव हो सके। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जैसे कि आपने देखा कि एक अर्थशास्त्री हैं, काफ़ी तजुर्बा रखती हैं और तमाम जानकारी जो है साझा करी है कि जो आज चिंता का विषय बनता जा रहा है देश के अंदर, जो भुखमरी है और बेरोज़गारी है और जो गरीबी है, तमाम इस तरह की चीज़ें एक इंटरनेशनल इंडेक्स जारी है जिसके अंदर भारत जो है वो वृद्धि कर रहा है। तो कैसे इस चीज़ को सरकार को ध्यान में रखना चाहिए और क्या आप सोचते हैं? अपनी राय कमेंट द्वारा हमसे आप साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।